मई 1915 आरएमएस लूसिटानिया नाम का ये पैसेंजर शिप न्यूयॉर्क से इंग्लैंड के लिवरपूल के लिए एक सफर पर रवाना होता है। इसकी कमांड संभाले हुए हैं 58 साल के एक्सपीरियंस कैप्टन विलियम थॉमस टर्नर। इस पैसेंजर शिप में लगभग 1959 लोग हैं, जिनमें 1257 पैसेंजर और 702 क्रू मेंबर शामिल हैं। लेकिन अपनी यात्रा के 6 दिन बाद ही आरएमएस लूसिटानिया के साथ एक ऐसा हादसा होता है जो इतिहास को बदल के रख देता है। आज की इस वीडियो में हम जानते हैं आरएमएस लूसिटानिया के रहस्य के बारे में। On the 1st of May, 1915, with World War I entering its 10th month, the Lusitania departed New York City for Liverpool. आरएमएस लूसिटानिया एक ब्रिटिश लग्जरी ओशन लाइनर थी, जिसे कुनार्ड लाइन ने 7 जून 1906 को लॉन्च किया था और इसकी पहली यात्रा 7 सितंबर 1907 को शुरू की गई थी। इसे बनाने में उस समय की कॉस्ट पड़ी थी लगभग 9 मिलियन यूएस डॉलर और इन्फ्लेशन के हिसाब से आज के करीब 350 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर हैं। अपने समय में आरएमएस लूसिटानिया दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे लग्जरियस पैसेंजर शिप में से एक मानी जाती थी। उस समय उस शिप के अंदर बहुत बड़ा ग्रैंड स्टेयरकेस, शानदार डाइनिंग रूम, लाइब्रेरी, म्यूजिक रूम और प्राइवेट केबिन्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध थी। आरएमएस लूसिटानिया की लंबाई लगभग 240 मीटर थी, जो उस समय एक बड़ी और लंबी पैसेंजर शिप मानी जाती थी। लेकिन यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात यह है कि आरएमएस लूसिटानिया के रवाना होने से पहले शिप के कैप्टन विलियम थॉमस टर्नर को एक जर्मनी एम्बेसी वार्निंग मिलती है। ये वार्निंग 22 अप्रैल 1915 को वाशिंगटन डीसी में जारी की गई थी और 1 मई 1915 को आरएमएस लूसिटानिया के रवाना होने के दिन कई न्यूज़पेपर्स में पब्लिश की गई थी। इस वार्निंग में सिंपल था कि जो पैसेंजर शिप पर सफर करेंगे वो अपने खुद के रिस्क पर करेंगे। दरअसल 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो चुकी थी। ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। ये वॉर सिर्फ जमीन या आसमान पर नहीं बल्कि समुद्र में भी लड़ी जा रही थी। उस समय ब्रिटेन के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली नेवी थी और ब्रिटिश नेवी ने जर्मनी के चारों तरफ एक नोवेल ब्लॉकेड लगा दिया था। इस ब्लॉकेड को लगाने का मकसद था जर्मनी तक खाना, फ्यूल और अन्य सप्लाईज पहुंचने से रोकना और ब्रिटेन इसमें सफल भी रहता है। जर्मनी जानती थी कि वह ब्रिटिश नेवी को सीधा टक्कर नहीं दे सकती है, इसलिए जर्मनी ने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई, यू बोट सबमरीन्स। इस सबमरीन्स की खास बात यह थी कि यह पानी के अंदर छुप के टॉर्पीडो से हमला कर सकती थी। जर्मनी को उम्मीद थी कि अगर वो ब्रिटेन तक जाने वाली सप्लाईज को रोक देते हैं तो ब्रिटेन को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है, क्योंकि जर्मनी को लगता था कि आरएमएस लूसिटानिया से वॉर के लिए हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। इस पर मैं वीडियो में आगे बात करने वाला हूँ। फरवरी 1915 जर्मनी ने एक बड़ा फैसला किया। उसने ब्रिटेन के आसपास के इलाकों को वॉर जोन घोषित कर दिया। जर्मनी का सीधा कहना था कि जो भी शिप इस एरिया के अंदर आएगी, चाहे वो मर्चेंट शिप हो या पैसेंजर शिप, उस पर हमला किया जा सकता है। ये फैसला जर्मनी के लिए बहुत विवादास्पद था, क्योंकि उस समय पैसेंजर शिप को बिना वार्निंग के निशाना बनाना नेवल रूल्स के खिलाफ था। लेकिन उस पर जर्मनी का कहना था कि ब्रिटेन पैसेंजर शिप और मर्चेंट शिप का इस्तेमाल वॉर सप्लाईज ले जाने के लिए कर रहा है, इसलिए इसे पूरी तरह पैसेंजर शिप नहीं कहा जा सकता है। और उसी बीच अटलांटिक ओशन में एक लग्जरी पैसेंजर शिप अपनी रेगुलर सर्विस चला रही थी, आरएमएस लूसिटानिया। हजारों लोगों के लिए यह सुरक्षित जरिया था सफर करने के लिए, लेकिन जर्मनी के लिए आरएमएस लूसिटानिया एक ऐसी शिप थी जिस पर शक किया जा रहा था। और यहीं से शुरू होती है आरएमएस लूसिटानिया की वो कहानी जो कुछ ही समय में दुनिया को हिला कर रख देगी। जैसा कि मैंने अभी बताया, जर्मनी ने ब्रिटेन के आसपास के इलाकों को वार जोन घोषित कर दिया था और उसी बीच 1 मई 1915 दोपहर के करीब आरएमएस लूसिटानिया न्यूयॉर्क से रवाना हो चुकी थी और अटलांटिक ओशन की तरफ बढ़ रही थी। शुरुआती के दिनों में सफर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। शिप में जा रहे लोग अपने सफर का आनंद ले रहे थे। 7 मई 1915 को आरएमएस लूसिटानिया अपनी मंजिल लिवरपूल से कुछ घंटों की दूरी पर थी। पिछले 6 दिनों का सफर आसानी से पूरा हो जाता है और ज्यादातर पैसेंजर को लगने लगता है कि वह अपने मंजिल तक पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन आयरलैंड के साउथर्न कोस्ट के पास समुद्र की सतह के नीचे जर्मन सबमरीन यू बोट्स मौजूद थी। इस सबमरीन के कमांडर थे वाल्टर स्वीगर। पिछले कुछ दिनों में यू बोट सबमरीन ने कई शिप पर हमला करके उसे डुबा दिया था। इसी दौरान दोपहर के करीब 2 बजे सबमरीन के कमांडर ने दूर एक विशाल लग्जरी शिप को देखा, जो थी आरएमएस लूसिटानिया। वाल्टर स्वीगर के सामने एक मुश्किल फैसला था। उनके सामने एक पैसेंजर शिप थी, लेकिन जर्मनी का मानना था कि आरएमएस लूसिटानिया वार के लिए मिलिट्री
मिलिट्री कार्गो भी ले जा रही है। कुछ ही समय बाद सबमरीन के कैप्टन ने हमला करने का आदेश दिया। सबमरीन के क्रू ने टॉर्पीडो ट्यूब्स तैयार किए। टारगेट सामने ही था और दोपहर के लगभग 2:10 पर आरएमएस लुसिटानिया पर सबमरीन द्वारा हमला किया जाता है। At one point in the war, the deadly U-boats almost succeeded in crippling the Allied war effort. फिर शिप के स्टार बोर्ड साइड पर एक भयंकर एक्सप्लोजन हुआ। शिप पूरी तरह से हिल गई और देखते ही देखते शिप के अंदर पानी घुसने लगा। लेकिन पैसेंजर जरा सा भी कुछ समझ पाते कि उससे पहले एक और एक्सप्लोजन होता है। ये एक्सप्लोजन शिप के लिए इतना खतरनाक साबित होता है कि शिप तेजी से एक तरफ टिल्ट होने लगी। जर्मन कमांडर ने भी अपने लॉगबुक में इस दूसरे एक्सप्लोजन का जिक्र किया है और फिर कैप्टन विलियम थॉमस टर्नर ने तुरंत इमरजेंसी ऑर्डर दिए कि लाइफ बोट्स को लॉन्च किया जाए। पैसेंजर अपनी जान बचाने के लिए डेक की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन समस्या यह थी कि शिप बहुत तेजी से पानी के अंदर डूब रही थी। कई लाइफ बोट समुद्र में गिर गए और कई लाइफ बोट्स को लॉन्च नहीं किया जा सका और देखते ही देखते सिर्फ 18 मिनट के अंदर आरएमएस लुसिटानिया समुद्र के अंदर डूब जाती है। आरएमएस लुसिटानिया के इस डिजास्टर में 1198 लोग मारे जाते हैं। जो लोग लाइफ बोट पर अपनी जगह बना लेते हैं उन्हें सही सलामत बचा लिया जाता है। लेकिन सवाल आता है कि जब जर्मन U-20 सबमरीन का टोरपीडो शिप से टकराता है तो एक एक्सप्लोजन होना जायज है, क्योंकि टोरपीडो का काम था शिप के हल को डैमेज करना, जिससे शिप के अंदर पानी जाए और वह डूब जाए। लेकिन सर्वाइवर्स के मुताबिक पहले एक्सप्लोजन के तुरंत बाद एक और एक्सप्लोजन होता है और ये एक्सप्लोजन शिप के अंदर होता है। सर्वाइवर्स का ये भी कहना था कि उन्होंने शिप के नीचे से धुआं और मलबा निकलते देखा और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी क्योंकि जर्मन सबमरीन के कमांडर का कहना था कि उन्होंने शिप के ऊपर सिर्फ एक टॉर्पीडो द्वारा हमला किया था। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर ये दूसरा एक्सप्लोजन हुआ कैसे, और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो 100 साल बाद भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनी हुई है और यहीं से कई थ्योरीज सामने आती है। पहली थ्योरीज के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि टॉर्पीडो बॉयलर रूम के पास लगा था। बॉयलर रूम शिप का वो हिस्सा होता है जहाँ बड़े बड़े बॉयलर्स लगे होते हैं। कुछ एक्सपर्ट का मानना था कि टॉर्पीडो के इम्पैक्ट ने बॉयलर्स को डैमेज कर दिया था, जिससे हाई प्रेशर स्टीम बाहर निकली और दूसरा एक्सप्लोजन होता है। लेकिन इस थियोरी को लेकर कुछ एक्सपर्ट सहमत नहीं है। बात की एक इन्वेस्टिगेशन में साइंटिस्ट का मानना था कि टॉर्पीडो के धमाके से बॉयलर्स डैमेज हो सकता है, लेकिन उससे इतना बड़ा धमाका होना मुश्किल है। और यहीं पर कुछ रिसर्चर्स कोल डस्ट थ्योरी पेश करते हैं। उस दौर की स्टीम शिप में हजारों टन कोल स्टोर किया जाता था। जब कोल का बहुत बारीक पाउडर हवा में फैल जाता है और किसी स्पार्क या हीट सोर्स से टकराता है तो ब्लास्ट हो सकता है। ये थ्योरी साइंटिफिक तौर पर संभव लगती है, लेकिन इसके पक्ष में कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जो इसे पूरी तरह साबित करे। और अब आती है तीसरी और सबसे विवादास्पद थ्योरी के मुताबिक लुसिटानिया पर मौजूद मिलिट्री कार्गो ने दूसरा एक्सप्लोजन किया। रिसर्चर्स का मानना है कि टॉर्पीडो के ब्लास्ट ने कार्गो के पास रखे बारूद को एक्टिव कर दिया होगा, जिससे शिप पर दूसरा एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस दावे को रिजेक्ट करते हुए बताया कि आरएमएस लुसिटानिया एक सिविलियन पैसेंजर शिप है। कई सालों बाद जब मिलिट्री कार्गो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट सामने आए तो पता चला कि शिप पर मिलिट्री सप्लाई और हथियार मौजूद थे और इसी खुलासे ने दुनिया को हैरान कर दिया। जब 7 मई 1915 को आरएमएस लुसिटानिया अटलांटिक ओशन में डूबा था तब अमेरिका वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल नहीं हुआ था। अमेरिका ने वार शुरू होने के बाद खुद को वॉर से दूर रखा था। प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन चाहते थे कि अमेरिका यूरोप के संघर्ष से दूर रहे, लेकिन लुसिटानिया की घटना ने सब कुछ बदल के रख दिया, क्योंकि इस ट्रेजेडी में 128 अमेरिकन सिटीजन की मौत हुई थी। न्यूज़पेपर्स ने बड़े बड़े हेडलाइन छापना शुरू कर दिए। इसी वजह से अमेरिकन सिटीजन गवर्नमेंट से सवाल पूछने लगे, आखिर जर्मनी ने एक ऐसे शिप पर हमला क्यों किया जिसमें महिलाएं, बच्चे और निर्दोष यात्री थे। जर्मनी अपनी तरफ से फिर सफाई देता है। उसका कहना था कि उसने पहले ही वार्निंग दे दी थी, लेकिन अमेरिका की जनता पर इस बयान का कोई असर नहीं पड़ता है और धीरे धीरे अमेरिका में एंटी जर्मन सेंटीमेंट बढ़ने लगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट विल्सन ने कैथर विरोध संदेश भेजा और अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि अमेरिका अपनी नागरिकों की मृत्यु को नजरअंदाज नहीं करेगा। हालांकि लुसिटानिया के हादसे के तुरंत बाद अमेरिका वॉर में नहीं उतरता है,
लेकिन हिस्टोरियन का मानना था कि ये घटना होने के बाद अमेरिका और जर्मनी के बीच संबंध धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। लेकिन फिर अगले कुछ सालों में जर्मनी सबमरीन वॉरफेयर दोबारा शुरू कर देता है और इसी वजह से अमेरिका और भी गुस्से में आ जाता है और अंततः अप्रैल 1917 में अमेरिका जर्मनी के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 1 में प्रवेश कर देता है। Early 1917, the United States was still neutral in the great struggle that had been tearing Europe and the Middle East apart for more than 2 years. Most Americans wanted their country to remain neutral and had elected President Woodrow Wilson just a few months before on the slogan, "He kept us out of the war." लेकिन कई हिस्टोरियन का मानना था कि अगर आरएमएस लुसिटानिया डिजास्टर ना हुआ होता तो शायद अमेरिका वॉर में इतनी जल्दी प्रवेश नहीं करता और इसीलिए इतिहास की यह एक ऐसी घटना बन गई जिसने दुनिया की सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी को धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ ढकेल दिया।